अगर आपकी जमीन पर एक 5 सितारा आलीशान होटल बना हुआ हो तो आपकी महीने की कमाई कितनी हो सकती है? 500 रुपए, 50,000 रुपए या फिर 50 लाख रुपए? अगर दिल्ली में किसी प्राइम लोकेशन पर आपका मकान है तो मंथली रेंटल इनकम क्या आ सकती है? 25 रुपए या फिर 25,000 रुपए? इन दोनों ही सवालों के दो जवाब हो सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी निजी है तो होटल से आमदनी आपको 50 लाख हो सकती है, लेकिन वक्फ की है तो 500 रुपए भी हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी निजी है तो मकान से आमदनी हो सकती है 25,000 रुपए महीना, लेकिन अगर वक्फ की है तो कागजों में 25 रुपए भी दिखाई जा सकती है। आखिरकार 50 लाख की कीमत वाली आमदनी को वक्फ के कागज में 500 रुपए क्यों दिखाया जा रहा है? 25,000 को 25 रुपए महीना की आमदनी क्यों बताया जा रहा है? बाकी की इनकम कहां जाती है? वक्फ की प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पे करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं और आज इन्हीं घोटालों की करेंगे हम तहकीकात। तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। देवभूमि द्वारका में किसान की जमीन पर दरगाह बन गई। सूरत नगर निगम के दफ्तर का विवाद कोर्ट पहुंच गया। जामनगर में रतनबाई मस्जिद के बाजार पर कई साल से टेंशन है। तमिलनाडु के तिरुचेंदुरई गांव को वक्फ बोर्ड अपनी जागीर बता चुका है। महाराष्ट्र के लातूर में किसानों की 300 एकड़ जमीन पर सुनवाई चल रही है। लखनऊ के अन्नपूर्णा मंदिर को वक्फ अपनी संपत्ति बता चुका है। दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर बसी 123 प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट चल रहा है। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, वसंत विहार, यूपी, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, हैदराबाद और महाराष्ट्र भारत के नक्शे में शायद ही ऐसा कोई राज्य बचा हो जहां वक्फ बोर्ड की मनमानी का एग्जाम्पल ना हो। शायद ही ऐसा कोई बड़ा शहर हो जहां वक्फ का फैसला विवादों में ना हो। शहर दर शहर, गली दर गली इस पर एक तरह से कब्जे के बाद दूसरा कब्जा करने का काम किया गया। प्लीज ऑनरेबल मेंबर्स, कुछ मुसलमान पूछ रहे हैं कि वक्फ एक्ट में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। कुछ लोग वक्फ एक्ट में संशोधन को मजहबी मामले में इंटरफेयर बता रहे हैं। कुछ लोग जमीन हथियाने की साजिश साबित कर रहे हैं। उन लोगों के लिए वक्फ बोर्ड के कारनामों के कुछ सैंपल्स दिखाते हैं। हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। अब इसका हिसाब किताब देख लीजिए।
वक्फ बोर्ड के पास 8,72,328 अचल संपत्ति है, जिसमें से 4,36,169 यानी आधे से ज्यादा की कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है। जिन आधी संपत्तियों की जानकारी सरकार के पास है, उनमें से 58,898 पर अवैध अतिक्रमण हो चुका है। 13,202 प्रॉपर्टीज पर केस पेंडिंग है। वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। 1,19,200 मस्जिदें हैं। 1,13,187 दुकानें हैं। 92,505 रिहायशी इमारतें हैं। भरोसा करना मुश्किल होगा कि इतनी सारी प्रॉपर्टी से होने वाले इनकम महज 166 करोड़ रुपए दिखाई गई है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास अकूत संपत्तियां हैं। विपक्ष और मुसलमानों के बड़े संगठन ये आरोप लगाते रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ है। हालांकि आप बहुत सारे मुस्लिम देशों को देखें तो वहाँ वक्फ बोर्ड नाम से कोई विभाग नहीं, और जिन देशों में है भी वहाँ पर उतनी संपत्तियां नहीं जितने भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन 70 साल की आमदनी को आप देखें तो वक्फ बोर्ड में कुछ खास नजर नहीं आती। तुर्की, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, इराक में वक्फ बोर्ड नहीं है। हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के गठन के पीछे कई खास मकसद थे। बोर्ड के जरिए धर्म और मुसलमानों की तरक्की का रास्ता निकाला गया। वक्फ बोर्ड गठन का मकसद गरीब मुसलमानों की मदद करना, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यतीम खानों के लिए काम करना था। लेकिन इनमें से शायद ही कोई ऐसा काम हो जिसे अच्छे से अंजाम दिया गया हो। पिछले 75 सालों में वक्फ बोर्ड के नाम पर खुली लूट मची। वक्फ की गई संपत्ति खुर्द बुर्द की गई। प्रॉपर्टीज से हुई इनकम का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। वक्फ से हुई कमाई की मलाई रसूखदार मुसलमान चाट गए। गरीबों के हाथ कुछ नहीं लगा। सवाल यह है कि वक्फ की संपत्तियों से हुई कमाई कहां गई? वक्फ की प्रॉपर्टीज पर किन लोगों का कब्जा है? पुराना वक्फ एक्ट मनमानी का सबसे बड़ा औजार कैसे बन गया था? पुराने वक्फ एक्ट के बल पर वक्फ बोर्ड ने कितनी संपत्ति कब्जाई? विवादों में पड़ा, सवालों में घिरा वक्फ एक्ट में आखिर संशोधन से किसे फायदा होगा? किससे नुकसान होने वाला है? विरोध कर रहे मुसलमानों के हाथों में कितना दम है? विरोध कर रहे मुसलमानों का निजी फायदा क्या है? वक्फ ने भारत की कितनी जमीन मनमाने तरीके से हड़प ली है, हड़पने की कोशिश की है? इसकी तहकीकात आपको हैरान कर देगी। कहा जाता है देश में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, उसके बाद सेना का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर है वक्फ। रेलवे की जो जमीन है उसमें रेलवे की जो पटरियां बिछी हुई हैं उसको भी काउंट किया जाता है, तो रेलवे की जमीन ज्यादा होना लाजमी हो जाता है। फिर सेना के पास जो जमीन है उसमें बॉर्डर, फेंसिंग एरिया, ट्रेनिंग सेंटर, अकोमोडेशन सब कुछ आता है, तो सेना की जमीन भी इस लिहाज से ज्यादा होना काफी ऑब्वियस हो जाता है। लेकिन वक्फ की जो जमीन है वो क्या है? उस पर बने हुए हैं दफ्तर, उस पर बने हुए हैं मकान, स्कूल, कॉलेज, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए वो इस्तेमाल हो रही है। तो अगर आप सही मायनों में समझने की कोशिश करेंगे तो जो लैंड बैंक है उस लिहाज से सबसे बड़ा निजी लैंड बैंक वक्फ के पास ही मौजूद है। अब सवाल ये कि इन जमीनों से कितनी कमाई होती है, वो कमाई किसके खाते में जाती है, इन जमीनों पर कैसे और क्या इस्तेमाल होगा ये कौन तय करता है, इनकी रजिस्ट्री कैसे होगी, इनको क्या ट्रांसफर किया जा सकता है। आखिर जब हमने इन सवालों की तहकीकात करने की कोशिश की तो जो तथ्य हमारे सामने निकल कर आए वो चौंकाने वाले थे। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। आप भी देखिए हमारी तहकीकात की ये अगली रिपोर्ट। 500 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी, किराया 12,000 रुपए महीना। छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ की जमीन माफियाओं को बेच दी। तमिलनाडु का 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ बोर्ड ने कह दिया हमारा है। हरियाणा में गुरुद्वारे की जमीन वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। पटना में छठ पूजा का घाट मौलानाओं ने वक्फ बोर्ड की जागीर बता दी।
9.40 लाख एकड़ जमीन पर हुई बंदरबाट का ये सबसे छोटा सैंपल है। वक्फ बोर्ड के कारनामों की लिस्ट इसमें बहुत बड़ी है। वक्फ बिल पर संसद में खूब कोहराम मचा। विरोधियों ने अलग अलग दलीलें दी। मौलानाओं ने भी मुस्लिम बस्तियों में जा जाकर खूब शोर मचाया। धार्मिक मामला है, इसमें सेकुलर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। धोखा दिया जा रहा है। लेकिन मुसलमानों के एक तबके ने संशोधन पर जश्न मनाया, मिठाई बांटी। मौलाना कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट संशोधन से मुसलमान बर्बाद हो जाएगा, तो मुसलमानों का ही दूसरा तबका जश्न क्यों मना रहा है? हम इसकी तहकीकात करने के लिए देश के हर राज्य में घूमे। सबसे पहले हम तमिलनाडु के उस गांव पहुंचे जिसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में किया। पीआईबी की रिपोर्ट में इस गांव का नाम लिखा गया। तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर। चेन्नई से तिरुचेंदुरई गांव की दूरी 340 किलोमीटर है। दिल्ली से 2437 किलोमीटर की दूरी पर बसा यह गांव कुल 330 एकड़ में फैला है। तिरुचि जिले में स्थित इस गांव के अंदर 8वीं सदी में बना एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां हिंदू रोज पूजा करने आते हैं। इसी गांव के एक किसान पर बैंक का लोन बढ़ गया था। 2022 में किसान राजगोपाल ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने की कोशिश की, जिससे कि बैंक का कर्जा चुकाया जा सके। जमीन की रजिस्ट्री कराने राजगोपाल रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे तो इस गांव को वक्फ संपत्ति होना बताया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने जमीन बेचने से पहले वक्फ बोर्ड से एनओसी लाने की मांग की। इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में पूरे गांव को वक्फ संपत्ति होने से जुड़ा नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। पूरा का पूरा गांव तिरुचेंदुरई जो तकरीबन 380 एकड़ में फैला हुआ है, ये बताया गया कि पूरा का पूरा गांव वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसके बाद लोग बुरी तरह परेशान हो गए। वहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस में बाकायदा ये नोटिस लगा दिया गया कि इस गांव की जमीन को उस शर्त पर ही खरीदा या बेचा जा सकता है जब खरीदार या जमीन को बेचने वाला वक्फ बोर्ड से एनओसी लेकर आएगा। सरकार के दखल के बाद इस गांव में जमीन की रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है। जमीन खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड अभी भी अपने दावे पर कायम है। बवाल मचा तो डीएमके की सरकार ने इस शर्त को निरस्त कर दिया। ये कहा गया कि वहां पर जो भी जमीन खरीदना या बेचना चाहता है उसे वक्फ बोर्ड से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वहां पर कई सारी जमीन की रजिस्ट्रियां भी हुई, लेकिन अभी भी वक्फ बोर्ड इस बात पर कायम है कि वो जो गांव है उसकी तमाम जमीन जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। हालांकि इस दावे को साबित करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं अभी तक उसे पब्लिक नहीं किया गया है। वक्फ एक्ट संशोधन बिल पास होने के बाद कर्नाटक में भी खूब जश्न मनाया गया। विजयपुरा गांव के लोगों ने मिठाई बांटी, मंदिर में पूजा पाठ की। इसके पीछे की वजह जान लीजिए। अक्टूबर 2024 में कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया। विजयपुरा गांव के किसानों की 1200 एकड़ जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया। किसानों को वक्फ के नोटिस मिलने पर बवाल मच गया। सरकार को यह नोटिस रद्द करना पड़ा। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की मनमानी का यह इकलौता केस नहीं है। पहले भी वक्फ बोर्ड नगर निगम के खेल मैदान को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर चुका है। बेंगलुरु शहर के बीच में बने इस खेल मैदान की कीमत करोड़ों रुपए है। ईदगाह के पास खाली पड़ा मैदान 1974 में हुए सर्वे में खेल मैदान दिखाया गया। बीबीएमपी की जमीन दर्ज की गई। 2006 में नगर निगम ने इस जमीन पर सार्वजनिक शौचालय भी बनवाया। कोई विरोध नहीं हुआ। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। बीबीएमपी के रिकॉर्ड्स में इसे खेल का मैदान बताया गया और आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे यहां पर क्रिकेट खेलते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड और
सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन का ये कहना है कि ये एक ईदगाह मैदान है और उसकी एक झलक तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ईदगाह मैदान बनाया गया है और ईद के दिन यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं और नमाज अदा करते हैं। केंद्र सरकार का ये दावा है कि 1850 में ऐसा बताया गया कि ये जो मैदान है इसको वक्फ करार कर दिया गया था, लेकिन इससे जुड़ा हुआ कोई भी दस्तावेज वक्फ बोर्ड या फिर सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की तरफ से सार्वजनिक नहीं किया गया। ईदगाह के पास बने इस खेल मैदान में ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट वक्फ बोर्ड नहीं दिखा सका है जिससे साबित हो सके कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। लेकिन दावा अभी भी बरकरार है। वहां के पूरे डॉक्यूमेंट्स हमने सर्च करके निकालने के बाद ही अब मैं पूरी गारंटीड लोगों के सामने ये बात बता सकूंगा कि यहाँ हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। बीबीएमपी ने गलत तरीके से उसको कब्जा करने की कोशिश की थी और हमारे जजेस साहिबान ने उनकी इस मुहिम को और इनकी इस सोच को रोक लगा दिया। कहा कि सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के पास इसके पूरे पेपर्स हैं, तो इस वजह से अब हम बीबीएमपी को नाजायज कब्जा करने की इजाजत नहीं देंगे। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के नाम पर लूट का खूब खेल हुआ है। वक्फ बोर्ड ने ऐसी जमीनों को अपना बता दिया जिस पर हिंदू कई पुश्तों से खेती करते आ रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उनका सच आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के पास 1,11,874 एकड़ जमीन है। वक्फ के पास जो जमीन है उनमें से 85,000 एकड़ यानी कि 77% से ज्यादा जमीन पर भी अतिक्रमण हो चुका है। वक्फ बोर्ड के पास 47,634 इमारतें हैं। इनमें से 4,108 इमारतों पर अवैध कब्जा हो चुका है, जिसमें से अभी तक 1935 मामलों का ही निपटारा हो सका है। 14,855 बिल्डिंग्स को किराए पर दे दिया है, जिससे कुल 77 करोड़ रुपए सालाना इनकम होती है। कर्नाटका वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी और जमीन को लेकर खूब बंदरबांट हुई। वक्फ के नाम पर लूटपाट मची। रसूखदार लोगों ने वक्फ की संपत्ति का एनक्रोचमेंट किया और खूब पैसे कमाए, जबकि गरीब मुसलमानों का इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी न तो कोई जांच हुई और न इसको लेकर कोई सवाल उठाए गए। इसके बाद साल 2012 में अनवर मणिपाड़ी के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया, जिसने कर्नाटका वक्फ बोर्ड में हुए घोटाले की जांच की। अनवर मणिपाड़ी कमेटी ने जब वक्फ प्रॉपर्टीज की जांच की तो ऐसा खेल खुलकर सामने आया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वक्फ की प्रॉपर्टी का क्या इस्तेमाल हो रहा है, इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, जान लीजिए। 2001 से 2012 के बीच 29,000 एकड़ जमीन नेताओं और उद्योगपतियों के नाम गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर की गई। इस जमीन की कीमत करीब 2 लाख करोड़ रुपए है। 2 मेडिकल कॉलेज, 8 इंजीनियरिंग कॉलेज, 14 कॉलेज स्कूल, 1 5 स्टार होटल, 5 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स रसूखदार लोगों को कौड़ियों के भाव लीज पर दिए गए। वक्फ बोर्ड को इससे 100 करोड़ रुपए महीने का नुकसान हुआ। बेंगलुरु में 5 स्टार होटल के लिए वक्फ प्रॉपर्टी महज 5,000 रुपए महीने में लीज पर दे दी गई। इस जमीन की कीमत 500 करोड़ से ज्यादा है। वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों का खेल सिर्फ साउथ में नहीं हुआ, उत्तर भारत में भी ऐसे केसेस की लिस्ट बहुत लंबी है। उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड ने कई अजब गजब कारनामे किए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में वक्फ बोर्ड मंदिर से लेकर रिहायशी कॉलोनी और सालों से चल रहे सरकारी दफ्तरों को अपनी जागीर बता चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी जमीन के कागजात पेश नहीं किए गए, बस ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। ये लखनऊ की 2 सरकारी इमारतें इंदिरा भवन और जवाहर भवन हैं। इन 2 बिल्डिंग्स में सालों से सरकारी दफ्तर चले आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने दोनों सरकारी इमारतों को अपनी प्रॉपर्टी बताया है। सरकार से इनके बदले किराए और मुआवजे की मांग की है। आप मेरे सामने जो परिसर देख रहे हैं, ये जवाहर भवन का परिसर है। सामने आप भारतीय तिरंगा देख सकते हैं। इंदिरा भवन का परिसर है, यहाँ भी भारतीय तिरंगा लगा हुआ है और ये दोनों ही ऑफिस कई सारे मंजिलों में बने हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में इन दोनों ही ऑफिसेज में सरकारी जो ऑफिसर्स होते हैं, बड़े सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर आके बैठते हैं, सरकारी मुलाजिम यहाँ पर बैठते हैं। और जब शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा किया गया कि लखनऊ की तमाम प्रॉपर्टीज में से ये 2 भी
ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो दरअसल शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई हैं और सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो अपने आप में समझा सकता है कि ये सब मामले कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं, कितने ज्यादा संवेदनशील हैं। वक्फ बोर्ड इन 2 बिल्डिंग्स को लेकर दावे तो बहुत करता है, लेकिन किसी ने भी अभी तक इन जमीनों से जुड़े कागजात नहीं देखे हैं, ना ही वक्फ ने कभी इसके कागजात पेश किए हैं। लखनऊ में इंदिरा भवन है, जवाहर भवन है, क्या इसके बारे में आप लोगों के पास जानकारी है कि ये वक्फ की संपत्ति है? देखिए, कहा तो जाता है मगर हमने कभी इसके डॉक्यूमेंट देखे नहीं है। लिहाजा वक्फ बोर्ड के पास अगर से डॉक्यूमेंट्स है तो वक्फ बोर्ड इसको शो करे। अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड को कस के आवाज उठाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जो हमारी वक्फ की प्रॉपर्टीज है, हमने सुना इंदिरा भवन है, जवाहर भवन है, बापू भवन है, इसके अलावा डीएम लखनऊ का बंगला है, कैसरबाग बारादरी है, इसके बारे में हम एक अरसे से सुनते चले आ रहे हैं, मगर डॉक्यूमेंट सोच के वक्फ बोर्ड के पास वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। लखनऊ में वक्फ की मनमानी का दूसरा सैंपल करबला अब्बास बाग इलाका है, जहां 10 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर रिहायशी कॉलोनी बसी है। करबला अब्बास बाग में 2014 में कॉलोनी काटी गई, सारे प्लॉट्स बिक गए, मकान तक बन गए। साल 2016 में अचानक वक्फ बोर्ड ने इस प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोक दिया। ये आप पूरी जमीन देख रहे हैं, यहाँ से बात है, ये करबला अब्बास बाग की वक्फ की जमीन है। पीछे की करबला बनी हुई है, इसके पीछे की जमीन है, इसके सारे कागज मौजूद हैं और सारे पत्रावलियाँ सब मौजूद है, वक्फ बोर्ड में दर्ज है ये। और यहाँ के ऊपर बेईमानियाँ करके इन लोगों ने नकली दस्तावेज बनाए हैं और उसके जरिए से बैनामे नकली हैं। वक्फ बोर्ड का केस वक्फ ट्रिब्यूनल में चला गया। दावा किया जा रहा है कि 1862 बंदोबस्त नक्शे में भी इस जमीन के वक्फ प्रॉपर्टी होने का जिक्र तक नहीं है, लेकिन जैसे इस जमीन की कीमत बढ़ी, वक्फ बोर्ड की नीयत डोल गई। ठाकुरगंज इलाके में जहां तक आपकी प्रॉपर्टीज पर नजर जाएगी, वहां तक वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा किया जाता है कि ये सारी प्रॉपर्टीज उनकी है। 10 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा की ये जमीन है। बहुत सारे मकान बन चुके हैं, बहुत सारे प्लॉट्स कट चुके हैं, बहुत सारे लोग अपने मकान अभी भी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये पूरी जमीन इनकी है। और इसी को लेकर के बाकायदा संघर्ष भी हुआ है, बाकायदा मुकदमेबाजी भी हुई है, ट्रिब्यूनल में बाकायदा मामला भी चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका फैसला नहीं हो पाया। वक्फ बोर्ड की मनमानी का आलम यह है कि इस जमीन पर निर्माण को लेकर कोई कोर्ट स्टे नहीं आया, लेकिन फिर भी लोगों ने बनते मकानों का काम रोक दिया। लगातार हो रहे विवाद के चलते कुछ लोग तो कॉलोनी छोड़कर भी चले गए। आप बताइए, आपकी भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है? जी, मकान है मेरा। उसको लेकर के भी कहा जाता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। पूरी प्रॉपर्टी को कहते हैं मेरा है। यहाँ क्या पीछे तक की जितनी भी गली की उस पार तक की पूरा कहते हैं सब मेरे ही, कब्रिस्तान तक। क्या नाम है आपका और कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? सलमान कहते हैं मुझे। 2020 से मैं हूँ। 2020 जी। प्रॉपर्टीज के पेपर हैं, प्रॉपर रजिस्ट्री आपके पास? पेपर रजिस्ट्री मैंने कराई है, रजिस्ट्री जिनके नाम से कराई थी उसको भी मैंने वेरीफाई कराया था, वो भी रजिस्ट्री सही पाई गई थी। तब उसके बाद जब छानबीन करने के बाद तब मैंने जमीन खरीदी थी, उसके बाद बनवाया मैंने यहाँ पे सबसे पहला प्लाट लिया था 2016 में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैज़म सिद्दीकी है और मेरा एक प्लाट आगे और पड़ा जो निर्माण हो रहा था, रोक दिया गया। मौलाना कल्बे जवाद साहब के आने के बाद से बगैर किसी स्टे के, बगैर किसी पेपर को रोक दिया गया है। उसको बनने नहीं दिया जा रहा है जबरन। जब भी उस पर काम चालू करते हैं तो पुलिस आके रोक जाती है। ये विवादित है? ये विवादित है। मौलाना साहब आए हैं और विवाद बढ़ जाएगा इसमें, ये कह करके काम रोक दिया जाता है। इससे हम लोग काफी त्रस्त हैं। वक्फ बोर्ड की नजर सरकारी इमारतों और रिहायशी कॉलोनियों पर ही नहीं है, सदियों पुराने मंदिरों पर भी वक्फ बोर्ड दावा ठोककर विवादों में घिर चुका है। यह लखनऊ के सादतगंज का प्राचीन शिवालय है, जिस पर साल 2016 में अचानक वक्फ बोर्ड की नजर पड़ गई। यह शिवालय करीब 250 साल पुराना बताया जाता है। इसके आसपास बना कुआं और बनावट इसकी तस्दीक भी करती है। कई पीढ़ियों से लोग इस शिवालय में पूजा करने आ रहे हैं। इसके पहले हमारे पिता 50 साल से पूजा करते थे, अब हम देखभाल करते हैं। कितना पुराना मंदिर है ये? मंदिर कम से कम 100-150 साल पुराना है। हमारे पिता को भी नहीं पता कितना पुराना है। और जो कुआं है, कुएं का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? मंदिर साथ में था। साल 2016 में अचानक वक्फ बोर्ड ने मंदिर की जमीन को अपना बता दिया। इसे लेकर दावा भी ठोक दिया। साल 2016 में जब सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो इस जमीन को, जिस पर मंदिर है, जिस पर शिवालय है, जिसमें दूसरे देवी देवताओं के मंदिर हैं, इस भूमि को, इस जमीन को, जिसमें
सैकड़ों सालों से पूजा होती है भगवान शंकर की शिवालय में। इसी शिवालय को वक्फ की प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज कर दिया गया था और इसके लिए बाकायदा जो कम्युनिकेशन हुआ था, जो पेपर्स हुए थे, उसके जरिए बाकायदा वक्फ ने क्लेम कर दिया था कि ये जमीन दरअसल जिसमें सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर बना हुआ है ये उसकी है। सैकड़ों वर्ष पुराना ये मंदिर है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो ठीक बगल का कुआं है जिसपे लोग पूजा अर्चना का काम करते हैं उसमें भी लखोरी की ईंटें लगी हुई हैं। लखोरी की ईंटें लगने होने का साफ मतलब ये है कि ये जो कुआं है, ये जो मंदिर है, ये परिसर है, ये 200 साल कम से कम पुराना है। लोग बताते हैं 250 से 300 साल ही पुराना पूरी प्रॉपर्टी हो सकती है। मंदिर पर वक्फ के दावे का सच अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस मंदिर के पास ही वक्फ की जमीन है। लोगों का कहना है कि वक्फ की जमीन मुख्तार अंसारी की पत्नी अबशा अंसारी के नाम करा दी गई। जमीन पर अंसारी परिवार ने प्लॉट काट दिए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर बेच दी। मंदिर से सटा तालाब तक भूमाफियाओं ने बेच डाला। वक्फ की असल जमीन खुर्द बुर्द कर दी गई और वक्फ बोर्ड ने मंदिर की जमीन को अपना बता दिया। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। वक्फ बोर्ड की नजर इस इकलौते मंदिर पर ही नहीं पड़ी है। ये सादतगंज का ही अन्नपूर्णा मंदिर है जो 1962 के रेवेन्यू रिकॉर्ड में हिंदू मंदिर के नाम से दर्ज है। सैकड़ों भक्त रोजाना इस मंदिर में आते हैं। साल 2016 में शिया वक्फ बोर्ड ने इसे वक्फ संपत्ति में दर्ज करा दिया। मंदिर को वक्फ संपत्ति घोषित करने पर बवाल मच गया और शिया वक्फ बोर्ड को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। वक्फ बोर्ड ने जमीन के मामलों में मनमानी यूपी, कर्नाटक या तमिलनाडु में नहीं की। भारत के बड़े बड़े राज्यों में जमीन पर कब्जे का बड़ा खेल सालों से चला आ रहा है। इसकी तहकीकात जारी है।